बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो ब्रेस्ट हम सर्जरी का टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे। इन्फेक्शियस मेस्टाइटिस और ब्रेस्ट एब्सेस के बारे में हमने डिस्कशन करना है। मेस्टाइटिस होता क्या है? बेसिकली इन्फ्लामेशन ऑफ द मेमरी ग्लैंड, मतलब ब्रेस्ट की इन्फ्लामेशन हो जाना, उसके निप्पल एरियोला कुछ भी वजह हो सकती है। मोस्टली जो है ना वो बैक्टीरियल होती है। जितनी भी गर्ल्स हैं, ठीक है, वो जब ब्रेस्ट फीड करवा रही होती हैं, ठीक है, तो उस दौरान सबसे ज़्यादा चांस होता है कि उनको मेस्टाइटिस हो जाए। वजह क्या है? इन्फेक्शियस मेस्टाइटिस की जो है ना सबसे बड़ी वजह मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जो इन्फेक्शियस मेस्टाइटिस है ना, वो हमारे पास स्टेफ ओरियस, मतलब एस ए से याद कर लो, स्टेफ ओरियस जो बैक्टीरिया है ना, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा होगी। ये आपने शायद माइक्रो के अंदर भी जो है ना इसकी बड़ी ब्रीफ डिस्कशन पढ़ी हो, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, अब ये कॉमनली एसोसिएटेड किस तरह से होते हैं? वो फीमेल जिन देखा गया जो कि अपने बेबीज़ को ब्रेस्ट करवाती है। अब बेबी कोई भी हो सकता है उनका, ठीक है, समझने वाले समझ गए हैं। जो ब्रेस्ट फीडिंग से आते हैं ना, वो हो सकता है ड्यूरिंग फीडिंग जो है ना वो कोई दांत लग जाए, क्योंकि बच्चे के मुंह के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। तो अगर उसके कोई दांत लग जाए या वैसे भी बैक्टीरिया, क्योंकि बच्चे ने तो ब्रश करना नहीं होता, तो वहाँ से जो है ना वो स्टेफ ओरियस का इन्फेक्शन आपके ब्रेस्ट के अंदर जा सकता है, ठीक है। अब इसकी जो है ना वो हमारे पास दो स्टेजेस हैं इन्फेक्शियस मेस्टाइटिस की। एक हमारे पास हो जाएगी इनिशियल, जो कि हम उसे कहते हैं सेलुलोलाइटिस स्टेज, और नंबर सेकंड पे जब लेटर हो जाएगी तो वो हमारे पास एब्सेस के अंदर उसने फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसको मैं दो स्टेजेस में जो है ना वो बुक के मुताबिक, हम बेली एंड लैब के मुताबिक इनिशियल हो गया, और हमारे पास नंबर सेकंड पे लेटर स्टेज होता है। इनिशियल स्टेज के अंदर हमारे पास क्या होता है? सेलुलोलाइटिस स्टेज होती है, मतलब वहाँ पे इन्फ्लामेशन, सोजिश, रेडनेस और वो सारी की सारी। लेटर के अंदर क्या होता है? वहाँ पे वो पस और एब्सेस, वो सारी की सारी हमारे पास चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब होता क्या है? इसकी पैथोजेनेसिस एक्चुअल में है क्या? क्यों मेस्टाइटिस हो गया? ये बैक्टीरिया ने क्या किया जाके? पैथोजेनेसिस को मैं थोड़ा-सा यहाँ पे डिस्कशन कर दूँ, तो वो कहता है कि ब्लॉकेज हो जाती है, जो लैक्टिफेरस डक्ट है ना, ठीक है? तो वो ब्लॉकेज उसका हो जाना। हमारे पास क्या होता है? डक्ट्यूल हो गया और वो लैक्टिफेरस डक्ट के ऊपर ओपन होती है। जो लैक्टिफेरस डक्ट है उसके ऊपर कोई भी डेब्रिस जमा हो जाएगा, तो जब वो ब्लॉक हो जाएगी तो पीछे सारे का सारा जो है ना वो स्टेसिस होना शुरू हो जाएगा। जो भी मिल्क है, जो भी सिक्रीशन है, वो यहाँ पे सारी की सारी स्टेसिस हो जाएगी, ठीक है। अब बैक्टीरिया मोस्टली जो है ना वो अब आके क्या करते हैं, वो मोस्टली जो मेन सोर्स है ना वो नोज़ होता है। बेबी का जो है ना नाक, उसके अंदर से ये बैक्टीरिया जो है ना वो, ज़ाहिर बात है, ब्रेस्ट फीडिंग की तरह नाक तो लगेगा उसके ब्रेस्ट के साथ, तो वहाँ से जो है ना वो ब्रेस्ट के नोज़ से जो है ना इंटर करते हैं वो बैक्टीरिया डक्ट के अंदर, ठीक है। और वहाँ पे क्या करते हैं, जो भी मिल्क होता है उसको एक तरह का क्लॉटिंग, मतलब जमा देना, ठीक है। मिल्क की क्लॉटिंग करवा देंगे और वहाँ पे जो है ना वो अपनी मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो टपाटप शुरू कर देंगे। तो मतलब उन्हें रहने के लिए जगह मिल गई, पीने के लिए दूध मिल गया, तो बैक्टीरिया को और चाहिए क्या? तो यही सिंपल वर्ड में मैं बता सकता हूँ, ठीक है। अब आपके पास ये मरीज़ा आ गई है इन्फेक्शियस मेस्टाइटिस की। मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। ये देख रहे हैं, बिल्कुल ये रेडिश लाल और ये सुर्ख, जिस तरह किसी ने ना थप्पड़ मार मार के सुझाया हो, ठीक है। ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा पिक्चर, क्योंकि फिर बाद में लिमिट लग जाएगी वीडियो के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, अब आपके पास इस तरह पेशेंट आ गया, अब डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं जी, अब आप करेंगे क्या? करना क्या है? क्लिनिकल फीचर के अंदर देखना है कि आया कि है वो कौन सी स्टेज के ऊपर। सबसे पहले आया कि वो सेलुलोलाइटिस स्टेज के ऊपर है या एब्सेस है। अगर बहुत देर करके आई हो तो एब्सेस स्टेज के ऊपर होगी, ठीक है। तो हमारे पास सेलुलोलाइटिस जब स्टेज होती है ना, उसके अंदर जब फीमेल प्रेजेंट करती है, उसकी टिपिकल निशानी जो है ना, आपको फीवर होगा उसको, ठीक है, बुखार होगा, फिर पेन उसकी ब्रेस्ट के अंदर होगी, और साथ में एरिदीमा होगा, रेडनेस होगी, और साथ में वो टेंडर टू टच होगी, मतलब हाथ लगाएगी तो वो सी करेगी, दर्द उसको शदीद होगी, ठीक है। बुखार के साथ उसने सेलुलोलाइटिस के अंदर आपके साथ प्रेजेंट करना है। लेकिन अगर तो वो इस स्टेज से गुजर के लेटर स्टेज के अंदर चली गई है, तो उसके अंदर वो किस तरह आएगी? वो आपके पास लोकलाइज स्वेलिंग होगी, और जो कि हमारे पास फ्लक्चुएशन होगी इन द लेट स्टेज के अंदर, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे आप उसको लोकलाइज जो है ना वो स्वेलिंग रहती है। वो कहेगी डॉक्टर साहब पहले तो मुझे बुखार भी था, ये भी था, लेकिन मैं पैनाडोल और वो सारी चीज़ें लेती रही, अब सिर्फ ये रह गया। तो अब आपको पता चल जाना कि ये अब एब्सेस की तरफ जा रही है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या है? आपने ये डायग्नोज कर लिया कि आया कि सेलुलोलाइटिस है या एब्सेस है, तो दोनों की ट्रीटमेंट में थोड़ा-सा डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के अंदर सेलुलोलाइटिस जो स्टेज है ना, इसके अंदर आपने क्या करना है? सबसे पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आपने जो है ना उसको शुरू करवा देनी है, ठीक है।
हिस्ट्री अच्छी से ली, आपको डिटेक्ट हो गया, सारे आपने इन्वेस्टिगेशन की, तो आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है ना वो आपने शुरू करवा देनी है। साथ में उसको, क्योंकि हमारे अपने पास पेन है तो एनाल्जेसिक दे देनी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्टेफ ओरियस को मारने के लिए, पेन के लिए एनाल्जेसिक हम दे देंगे, ठीक है। साथ में लोकल हीट जो है ना वो वार्म कंप्रेशन और वो सारे के सारे, और साथ में उसको ब्रेस्ट सपोर्ट लाजमी देनी है, क्योंकि यूं ही जो उसके ब्रेस्ट लटकते हैं ना तो उसको दर्द होती है, तो उसको जो है ना वो टाइट फिटिंग बराज या स्पोर्ट्स में वोमेन जो बरा पहनती है ना टाइट फिटिंग वाली, ठीक है, तो उनको जो है ना वो ब्रेस्ट सपोर्ट जो है ना वो लाजमी आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। लटकने नहीं चाहिए, क्योंकि उससे उसको मज़ीद दर्द होगी और वो फिर मज़ीद चिड़चिड़ापन की तरफ जाना शुरू कर देगी, ठीक है। जबकि जो अगर एब्सेस है हमारे पास, अब आपको ये समझ लगा कि जी एब्सेस फॉर्मेशन हो रही है, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, रिपीटेड आप एस्पायरेशन करेंगे, जहाँ वेयर देयर इज़ अ पास ऑलवेज ड्रेन, ठीक है। तो यहाँ इसको यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि एब्सेस फॉर्मेशन में आपने क्या करना है, रिपीटेड एस्पायरेशन जो है ना अंडर दी एंटीबायोटिक कवर, पहले उसको एंटीबायोटिक कवर देना है, साथ में आपने एस्पायरेशन जो है ना वो लाजमी करनी है, पास को लाजमी निकालना है बॉडी के अंदर, जहाँ भी आपको पास नज़र आए ना उसको इंसिजन ड्रेनेज या किसी भी तरह से उसको निकालना है। फिर आपने परकुटेनियस एस्पायरेशन जो है ना वो कह रहा है कि हम इसको अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस के अंदर करें तो ना तो हमें ज़्यादा अच्छा ये एस्पायरेशन के रिजल्ट मिल जाते हैं, तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो है ना आपको करनी होगी, ठीक है। वरना आप क्या कर सकते हैं, ओपन सर्जिकल ड्रेनेज, अगर बहुत ज़्यादा है आपको नहीं समझ आ रही तो फिर आप ओपन सर्जिकल ड्रेनेज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर हमारे पास परकुटेनियस एस्पायरेशन फेल हो जाए, हमने एक दफ़ा की, दो दफ़ा की, लेकिन वो अभी ठीक नहीं हो रही, दोबारा पास कहीं ना कहीं रह जाती है, तो फिर हम ओपन सर्जिकल ड्रेनेज करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, रेडियल इंसिजन ओवर द अफेक्टेड सेगमेंट, जो भी सेगमेंट है ना आपका, वहाँ पे आपने रेडियल इंसिजन एक तो देना है, ठीक है। वहाँ पे इंसिजन दे के आपने फिर सर्कम एरियोलर इंसिजन जो है ना वो देना है, ताकि आपके पास जो है ना वो कॉस्मेटिकली उसके रिजल्ट ये ना हो कि बाद में वो कंप्लेन करे कि डॉक्टर साहब मेरे तो ब्रेस्ट के ऊपर स्कार बन गए, मेरा हस्बैंड मेरे से लड़ते हैं कि गंदा लग रहा है ये। तो आपने सर्कम एरियोलर, जिस तरह एरियोला है उसी के अलॉन्ग जो है ना वो आपने इंसिजन देना है, ताकि जब वो हील हो तो पता भी ना चले। तो सर्कम एरियोलर जो है ना वो आपने कॉस्मेटिक रिजल्ट के लिए आपने देनी होते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंस दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ऊपर जो गोल दायरे के अंदर दिया हुआ ये सर्कम एरियोलर है, ठीक है। नीचे वाला सर्कम एरियो ये वाला, सॉरी, ये देख रहे हैं, ये वाला जो इंसिजन है ये सर्कम एरियोलर है, जिस तरह एरियोला है वहाँ ऊपर से जो नीचे यूँ आ रहा है ये हमारे पास रेडियल इंसिजन है, ठीक है। बाकी इन्फ्लेमेटरी वो आपके काम की बात नहीं है, सिर्फ सर्कम एरियोलर और रेडियल एरियोलर के बारे में आपको पता होना चाहिए। रेडियल क्या है, यूँ कट लगाना, लेकिन ये कॉस्मेटिकली गंदा लगेगा जब हील होगा। सर्कम एरियोलर यूँ हमने लगाया जिस तरह एरियोला गोल गोल उसी तरह, ताकि वो कॉस्मेटिकली हमारे पास अच्छा भी लगे, बाद में आपको दुआएं दे के जाए वो, ठीक है। अब हमारे पास जो दो तरह से हमने यानी ब्रेस्ट एब्सेस और उस मेस्टाइटिस को हमने ड्रेन किया है। अगर तो वो एक्यूट के साथ आ जाए तो सिंपल आपने क्या करना है, एक्यूट मेस्टाइटिस के अंदर एंटीबायोटिक हमने सिर्फ चलानी है, ठीक है, उससे काफ़ी हील हो जाए, साथ में एनाल्जेसिक। अगर वो हमारे पास ब्रेस्ट एब्सेस के साथ आ रही है तो फिर आपने क्या किया है, एस्पायरेशन ऑफ एब्सेस की है, साथ में आपने एंटीबायोटिक्स जो है ना वो अलॉन्ग विद एंटीबायोटिक्स, लेकिन एस्पायरेशन ब्रेस्ट एब्सेस के अंदर आपने लाजमी करनी। तो ये दो एमसीक्यूज अगर एससीक्यूज में आ जाए तो फिर आपने इजीली डिटेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब हमारे पास है एंटीबायोमा ऑफ द ब्रेस्ट। एंटीबायोमा वही है कि डॉक्टर की गफलत की वजह से जो है ना वो हमारे पास होगा, यूं ही कह लूँ मैं तो इसको यूं ही कहूँगा। क्यों, डॉक्टर साहब ने देखा जी वहाँ पे मैंने इतनी क्यों इसकी डिस्कशन की है, आपने देखा कि ये वहाँ पे पस थी, लेकिन आपने उसको ड्रेन ही नहीं किया, बस आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चला दी हैं, तो फिर क्या होगा, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी अब्सेस जो है ना वो लीवर के अंदर बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लामेटरी अब्सेस जो है ना वो बन जाएगी। अब आपने एंटीबायोटिक्स जो है ना वो इन दी प्रेजेंस ऑफ अनड्रेन्ड पस, आप ये सारा ब्रेस्ट है इसके अंदर ये सारी पस पड़ी हुई है, आपने इसको ड्रेन किए बगैर इसके ऊपर जो है ना वो एंटीबायोटिक्स जो है ना वो चला दी हैं, तो अनड्रेन्ड जो है ना पस के ऊपर आपने जब एंटीबायोटिक्स चला देती हैं ना तो हमारे पास जो चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं एंटीबायोमा। इसके अंदर फिर वही होगा कि मल्टीपल जो है ना वो लीकेज पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से मिलकर रास्ता रहेगा रास्ता रहेगा रास्ता रहेगा, तो इस तरह की जो है ना वो कंडीशन हो जाती है। लार्ज ब्राउनी एडिमेटस स्वेलिंग होगी, ठीक है। आपके पास एक तो लार्ज होगी, एक ब्राउनिश और एडिमेटस एडीमा जो है ना वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिख जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास ये डायग्राम हो ना तो एंटीबायोमा की मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मुझे मिल नहीं रही
वरना मैं आपको दिखाता है, ठीक है। इसके अंदर यही है, एडिमेटस में भरा भरा सा जो है ना वो आपको ब्रेस्ट के अंदर जो है ना वो कुछ ना कुछ इस तरह की जो है ना वो लार्ज एडिमेटस और वो ब्राउनिश चीज़ जो आपको मिल जाएगी। होपफुली ये फोकस कर रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना इसको स्वेलिंग को फिर वीक्स लग जाते हैं, सेवरल वीक्स, ताकि ये रिज़ॉल्व हो सके। होता क्या है, अगर ये इनकैप्सुलेटेड होगी किसी भी फाइब्रस टिश्यू के साथ, ठीक है, तो फिर हम कभी-कभार इसको कैंसर के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये यही जो एंटीबायोमा ये हमारे पास इनकैप्सुलेटेड फाइब्रस टिश्यू इसके गिर्द बनना शुरू कर दें, तो हमें फिर कंसर्न होता है कि ये कहीं कैंसर तो नहीं है। तो फिर उसको हम एंटीबायोमा को कैंसर से किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर आप पहले उसकी हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। हिस्ट्री से आपको पता चल जाएगा ये एंटीबायोमा है, या फिर आप वो कहेगी यहाँ पे पास थी लेकिन मुझे ना एंटीबायोटिक खिलाते रहे हैं डॉक्टर, तो इस वजह से हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी जो है ना वो हाँ, जो आप फिंगर टेस्ट चेक होता है, आप इसके अंदर फिंगर पिंच करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द फिंगर इन द सेंटर ऑफ द एब्सेस जो है ना वो लेस होगी, ठीक है। बाकी लिम्फ नोड आप देखेंगे तो वो आपको बता देंगे कि कैंसर का वहाँ पे स्प्रेड है या नहीं है। बाकी हिस्टोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन और बायोप्सी आप कर सकती हैं अगर आपने इसको डिफरेंशिएट करना है कैंसर के लिए, तो ये चंद एक टिपिकल, ठीक है। अब आपके पास एक क्लिनिकल सिनेरियो आया पास पेपर के अंदर कि एक वुमन आई है, 1 डे हिस्ट्री उसकी पेनफुल इनलार्जमेंट ऑफ हर राइट ब्रेस्ट, उसका राइट ब्रेस्ट जो है ना वो पेनफुल है और इनलार्ज हो गया। वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, साथ में वो स्मोकर भी है, सिगरेट भी पीती है, ठीक है। एग्जामिनेशन के ऊपर आपने देखा कि जनरलाइज्ड इनलार्जमेंट है, विच इज़ एरिथमेटिस एंड हॉट और टेंडर टू टच है। तो आपने कोई भी आपको मास पैल्पेबल नहीं हुआ और अल्ट्रासाउंड इसका नॉर्मल, तो क्या केस होगा? हार्ट टेंडर टू टच, ये सारी की सारी हमने कहाँ पे देखी है, ये एक्यूट मेस्टाइटिस के अंदर जो है ना वो आपने सारी की सारी, यहाँ पे मैंने बताया कि एक्यूट मेस्टाइटिस वाला ये जो था जिसके अंदर हमने एंटीबायोटिक दिया, फीवर है, पेन है, एरिथीमा है, टेंडरनेस है, हार्ट टू टच है, तो ये सारी की सारी एक्यूट मेस्टाइटिस का केस है। फिर एक ब्रेस्ट एब्सेस का केस आया कि एक वुमेन आती है, उसके राइट ब्रेस्ट के अंदर जो है ना वो टेंडरनेस है, गौर से सुनना मेरी बात, ठीक है। ये पास का क्वेश्चन है, और वो इनलार्ज स्वेलिंग है और वो नेक्स्ट टू द निपल है और वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है। न्यू बॉर्न को एग्जामिनेशन के ऊपर आपने देखा तो पेरी एरियोलर स्वेलिंग है इन दी अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट, अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट के अंदर पेरी एरियोलर स्वेलिंग है। तो ये पक्का केस है किसका? ब्रेस्ट एब्सेस का, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी ये डिफ्रेंशिएट करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टू द निपल अगर वो आ रही है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये हमारे पास कोई ना कोई एब्सेस की तरफ हमारे पास निशानदेही कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट है टॉपिक, जिसका है हमारे पास मॉन्डोर्स डिजीज़, MONDORS, मेंडोर्स डिजीज। आई थिंक ये किसी साइंटिस्ट का नाम है या कोई सियासतदान का नाम होगा, पता नहीं किसका है। होता क्या है इसके अंदर, जो ब्रेस्ट होते हैं ना उसकी जो सुपरफिशियल वेन है उसके अंदर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट की जो वेसल है ना वो हो जाती है। मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूँ, ये इसका जो है ना वो यूँ करें, ये उसका जो है ना वो ब्रेस्ट है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो इसके जो देख रहे हैं इन्फ्लामेशन ऑफ दी जो है ना वो सुपरफिशियल जो वेन है, ये देख लो, ठीक है। इस तरह की अगर आपको नज़र आ रही है तो ये हमारे पास मॉन्डोर डिजीज़ है। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास क्या होगा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ जो वेन है ना, ठीक है, आप सुपरफिशियल वेन ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, वो हो जाती है। और एंटीरियर चेस्ट वॉल भी इसके अंदर आपको मैंने जो डायग्राम दिखाई है ना वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी। तो ये एक बड़ी टिपिकल केस है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का, जिसको हम मंडोर डिजीज़ कहते हैं। इडियोपैथिक होती है, पता नहीं चलता, लेकिन ये एसोसिएटेड होती है कि ये बाद में हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जो है ना इसका कुछ ना कुछ एसोसिएशन हमारे पास हो जाता है, ठीक है। और बाकी क्लिनिकल फीचर में क्या होता है, आपको थ्रोम्बोज सबकुटेनियस जो है ना वो कार्ड जो है ना मिल जाती हैं, जो कि स्किन के साथ अटैच, मैंने आपको भी स्किन के ऊपर दिखाया ना, यूं करके आपको थ्रोम्बोज वेसल्स मिल जाते हैं, ठीक है। और जब उसका हम आर्म राइज करते हैं ना तो आपको जो है ना वो बड़ा ही जो ग्रूव जो है ना वो पेयर आपको नज़र आने चले होते हैं। ट्रीटमेंट क्या करनी है, ये सेल्फ रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। और आपने मूवमेंट जो है ना वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट करनी होती है, साथ में नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेते रहेंगे तो ये आपके पास मंडोज डिजीज़ भी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी डक्टल एक्टेरिया, लेकिन उससे पहले अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है ना तो होपफुली ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आपकी हेल्प इससे हो जाएगी, ठीक है। आप उसके बाद खुद पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ इंशाल्लाह आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अब है जी डक्ट एक्टेजिया एंड पेरीडक्टल मेस्टाइटिस। डक्ट एक्टेजिया बेसिकली क्या होता है, डायलिटेशन हो जाती है। तुम जो ब्रेस्ट की लेक्टिफेरस डक्ट है ना, दूध वाली जो होती है ना लेक्टिफेरस डक्ट,
ठीक है, उसकी हमारे पास क्या होगी, डायलिटेशन हो जाएगी। ठीक है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, वो भी अपना रिज़्क कमाने के लिए आए हुए हैं, अल्लाह हर किसी को हलाल रोज़ी दे। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, वो जो लेक्टिफेरस डक्ट है उसकी एक्सेसिव डायलिटेशन हो जानी है। ठीक, अब पेरीडक्टल मेस्टाइटिस क्या होता है, इसके अंदर जो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया है ना डक्ट की, ठीक है, वहाँ पे यूँ समझ लें कि जो आपके ये निप्पल है ना, ठीक है, इसके अराउंड जो भी हमारे पास जो डक्ट्स हैं, उसका हमारे पास स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो जाना, मतलब वो अपने नॉर्मल शेप से जो है ना वो किसी और शेप में जो है ना उनका तब्दील हो जाना, तो उसे हम कहते हैं पेरीडक्टल मेस्टाइटिस। मतलब वो डक्ट के अंदर स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो जाना, उसके अंदर फिर आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो एब्सेस भी मिल जाएगी। ठीक है, एब्सेस प्लस आपको स्क्वेमस मेटाप्लेजिया इन दी निपल के बिल्कुल जो नीचे डक्ट्स हैं उसके अंदर देखिए, तो उसे हम कहते हैं पेरीडक्टल मेस्टाइटिस। होपफुली मैं अपनी बात समझाया। होता क्यों है ये, क्यों डायलिटेशन हो गई है? जो लड़कियां जो है ना वो स्मोकिंग करती हैं, ठीक है, और जो निप्पल की पायरेसिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, और अमूमन ये जो सेक्स वर्कर होती हैं ना उनके अंदर देखा गया कि मुख्तलिफ इकसाम के मर्द हजरात आते हैं और वो निप्पल को खींच खूंच के जो भी करते हैं ना, तो ठीक है, तो निप्पल की हमारे पास पायरेसिंग, ठीक है, और हमारे पास स्मोकिंग, जो सिगरेट पीती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया कि उनके अंदर ये डक्टल एक्टेजिया, और फिर उस बाद में वहाँ पे मेटाप्लेजिया होगा और फिर वहाँ पे अब्सेस जो है ना वो बन जाती है। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं ना आई तो ये देख लो, नॉर्मल मिल्क डक्ट लाइन देख लो और यहाँ पे क्लॉग्ड मिल्क डक्ट लाइन आपको दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको डायलेटेड एंड क्लॉग्ड डक्ट आपको दिख रही है। ये नॉर्मल वाली ऊपर वाली, नीचे वाली में आपको देख लो, यार तुम्हें क्या हो गया, ठीक है, नीचे वाली में देखो कितनी ये खुली होगी। अब जब ये खुल हो जाएगी, क्योंकि बार बार पायरिस किया किसी ने निप्पल को, तो एक वक्त आएगा कि वो उसके जो सेल हैं वो अपना मेटाप्लेजिया शो कर देंगे। ठीक है, तो अब होता क्या है, एक थ्योरी है इसके मुताबिक, वो कह रहा है हमारे पास क्या होगा कि ब्लॉकेज और डायलिटेशन, डक्ट एक्टेजिया हुआ क्यों है, ठीक है, क्यों वो डायलेट हुआ है। एक तो हमारे पास वहाँ पे कोई ना कोई ब्लॉकेज हो गई है, और फिर डायलिटेशन ऑफ डक्ट होगी जिसकी वजह से हमारे पास ब्लॉकेज की वजह से सिक्रीशन जो है ना वहाँ पे अक्यूमुलेट होगी मिल्क की। ठीक है, सिक्रीशन वो मिल्क की भी हो सकती हैं, वो दूसरी भी सारी चीज़ें, तो यूँ कह लें कि सारी की सारी सिक्रीशंस जो है ना वो वहाँ पे भरती रही हैं, एक वक्त है कि उसने डक्ट को फुला दिया। ठीक है, अब वो परमानेंट डायलिटेशन। फिर पेरीडक्टल जो मेस्टाइटिस है, इसकी वजह क्या हो सकती है, ये डिस्चार्ज ऑफ द सिक्रीशन विद इन डक्ट रिजल्ट इन एडजेसेंट इन्फ्लामेशन। कोई भी उसको पुरानी मेस्टाइटिस हुई थी, ठीक है, इन्फ्लामेशन हुई थी, उसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो सिक्रीशन हद से ज़्यादा जो है ना वो डिस्चार्ज हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे फिर एब्सेस बना और वहाँ पे स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो चुका। तो मतलब पुरानी कोई ना कोई कंडीशन है। अब क्लिनिकल फीचर क्या होगा, फीमेल किस तरह आएगी जिसको डक्टल एक्टेजिया होगा, एक तो वो आएगी मेस्टाइटिस मेस्टेल्जिया के साथ। ठीक है, नॉन साइक्लिकल मेस्टेल्जिया, दो तरह के मेस्टेल्जिया होते हैं, एक होते हैं साइक्लिकल, एक होता है नॉन साइक्लिकल। जो फीमेल है वो बताना ज़रा कि जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस दौरान आपको ब्रेस्ट के अंदर पेन होती है जो है ना, वो हमारे पास होती है साइक्लिकल मेस्टेल्जिया। और यहाँ पे आप उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका अभी उस रूटीन में चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन उनको पेन होती है, इसे हम कहते हैं कि नॉन साइक्लिकल, मतलब इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल से कोई रिलेटेड नहीं। इवन के मीनोपॉजल वुमेन के अंदर भी ये ब्रेस्ट पेन हो तो वुमेन कहते हैं नॉन साइक्लिकल मेस्टेल्जिया। ठीक है, ब्रेस्ट पेन होगी। फिर निप्पल जो है ना वहाँ से उसको, क्योंकि डायलिटेशन हद से ज़्यादा होगी तो हद से ज़्यादा डिस्चार्ज होगा, निप्पल डिस्चार्ज वहाँ से होता रहेगा। ठीक है, हमें खामखा किसी भी कलर का, कभी दूध आ रहा, कभी खून आ रहा, कभी कुछ। और फिर वहाँ पे आपको कह रहा है कि स्लिट लाइक जो है ना आपको निप्पल की रिट्रैक्शन मिल जाएगी। मैंने कहा ना पीछे की वो एक लिगामेंट ऑफ कूपर होता है, तो वहाँ से खिंचाव की वजह से निप्पल की रिट्रैक्शन जो है ना वो आपको दिख जाएगी। साथ में सब एरियोला के बिल्कुल नीचे आपको कुछ ना कुछ फूला-फूला सा नज़र आएगा। वजह क्या है, वहाँ पे जो है ना वो ब्लॉकेज हुई थी और वहाँ पे सिक्रीशन इकट्ठी हो गई। तो सब एरियोलर आपको कुछ ना कुछ मास फ़ील होगा, और साथ में मेमोरी डक्ट का फिस्टुला होगा, मतलब एक से ज़्यादा जो है ना वो उसकी मोरियाँ होंगी। फिस्टुला इसी को कहते हैं ना। तो मतलब एक तो निप्पल से डिस्चार्ज होगा, साइडों से भी जो है ना आपको वहाँ पे फिस्टुला आपको मिल जाएँगे जहाँ से हमारे पास डिस्चार्ज होता होगा। ठीक? तो जिनको नहीं पता, ये मैंने यहाँ पे बोला स्लिट लाइक निप्पल रिट्रैक्शन, तो इसको थोड़ा-सा जो है ना वो अपने दिमाग में रखें। जिस तरह स्लिट होती है ना, इस तरह आपको निप्पल जो है ना रिट्रैक्टेड हुआ हुआ नज़र आएगा। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये इसको डक्टल एक्टेजिया है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रीटमेंट प्लान ही तो इम्पोर्टेंट है। आप डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, तो आपने सबसे पहले जो है ना वो एंटीबायोटिक्स का कवर देना, क्योंकि वहाँ पे एब्सेस हमने कहा ना यहाँ पे बन रही है। तो ट्रीटमेंट के अंदर आपकी प्रायोरिटी है एंटीबायोटिक्स। ठीक है?
एंटीबायोटिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी में मेट्रिंडाडाइजोल हो गया, फ्लूऑक्सासिलिन हो गया, ठीक है। तो फ्लूऑक्सासिलिन और मेट्रिंडाडाइजोल जिसे हम फ्लैजेल भी कहते हैं, तो वो आपने साथ में लगा देनी है। फिर अगर ज़्यादा बड़ा है तो हमने सर्जिकल जो है ना वो एक्सिजन करनी है जितने भी मेजर डक्ट्स हैं ना, क्योंकि वो अगर ज़्यादा मसला कर रही है, बार बार मिल्क डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपने सर्जरी कर देनी है उन डक्ट्स की, पकड़ के काट देना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। और इस ऑपरेशन को हम कहते हैं हेड फील्ड ऑपरेशन। हेड फील्ड ऑपरेशन, ये कोई हेड फील्ड शायद किसी सियासतदान का, किसी बंदे का नाम होगा जिसने ये याद किया। तो हेड फील्ड जो है ना ऑपरेशन, इसे हम कहते हैं कि जब हम डक्ट को ही पकड़ के काट के बाहर मारते हैं, ठीक है। बाद में कह रहे हैं कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा जो है ना, उससे हमने इसको एक्सक्लूड करना है कि ये कहीं ब्रेस्ट कार्सिनोमा तो नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी या फिर हम कोर कट बायोप्सी कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है, ठीक है। अगर इसके साथ कोई भी मास है या फिर हमारे पास निपल रिट्रैक्शन और ब्लड अगर निपल से आ रहा है, तो फिर आप लाजमी कोर कट बायोप्सी और फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी कर लेंगे, तो आपके पास ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ANDI, एब्रिएशंस ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इन्वोल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद बुक के अंदर उसने कुछ लिखा हुआ है कि ब्रेस्ट सिस्ट क्या होती है, फाइब्रोएडिनोमा क्या होता है, फेलाइट ट्यूमर क्या होती है, और ट्यूबरकुलोसिस ऑफ ब्रेस्ट। वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, फिर अपलोडिंग में मसला हो जाएगा, ठीक है। अभी तक अगर किसी को कोई मसला है तो यू आर ऑलवेज वेलकम। होपफुली यहाँ तक आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी दुआ में याद रखना, मुझसे कोई गलती हुई तो यू आर ऑलवेज वेलकम नीचे कमेंट में। अब इसके बाद अपनी एक दफ़ा बेली एंड लाभ लाजमी खोल लेना, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। थैंक यू।